हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर एसएसटी पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये जो टॉपिक है, इससे आप अपने 3 से 5 नंबर डायरेक्ट फिक्स कर सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो कई बार कन्फ्यूज़ भी करता है, लेकिन हमने जब 9th क्लास में पढ़ा, तो वो चीज़ें हमें हेल्प भी करती है कि हम ये आसानी से समझ सकें। ये जो टॉपिक है इसका नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। दोस्तों आपने क्लास 9th में नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा आदमी जिसने तकरीबन 20 साल तक फ्रांस पे राज किया। उसने इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड ऐसे देशों को विश्वास दिलाया कि वहां पर भी जो डेस्पोटिक पावर है उसको हटाने में वो उनकी मदद करेंगे। डेस्पोटिक पावर का मतलब है जो लोग किसी का कहना नहीं मानते, जो अपनी डिक्टेटरशिप जो है वो कंट्री में चलाते हैं, जैसे कि लुई 16 वहां पर था फ्रांस में। तो नेपोलियन जो है वो विश्वास लेकर आया लोगों में कि मैं बदलाव लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इसने क्या किया फ्रांस में, जब ये जब इसने सारा जो रूलिंग पावर है पूरा सिस्टम अपने हाथ में लिया, तो इसने ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए जिनको आज भी लोग याद करते हैं। वो चेंजेस क्या थे? उन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। नेपोलियनिक कोड क्यों? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने ये एक एक्ट पास किया था फ्रांस में। ही वांटेड टू ब्रॉट सम चेंजेस ही वांटेड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द फ्रेंच कंट्री। तो वहां के लोगों ने उन चेंजेस को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उन चेंजेस को ही नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। तो क्या चेंजेस उसने किए, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज हम इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो शुरुआत में करते हैं, उसने क्या किया? ही डिड अवे प्रिविलेजेस बाय बर्थ। प्रिविलेजेस बाय बर्थ का मतलब है कि जो किंग है, जो प्रिंस है, प्रिंसेस हैं, जो फ्रांस में जो 3 स्टेट्स थे, उनमें से जो दोनों स्टेट्स अपर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लोगों को बाय बर्थ ही क्या मिलती थी? ऐसी सुविधाएं मिलती थी, ऐसी जो सोसाइटी में ऐसा रेस्पेक्ट मिलती थी उनको, वो बाय बर्थ थी। वो किसी टैलेंट की वजह से नहीं थी। पैदा हुए राजा की फैमिली में और वो मिल रहा है। तो उसने क्या किया? उसने उसको हटा दिया, उसने खत्म कर दिया कि किसी को भी बाय बर्थ जो है हम ये सब कुछ नहीं देंगे, उसको अपनी दम पे वो सब चीजें लेनी पड़ेगी। जिसमें दम होगा वो रेस्पेक्ट पाएगा, जिसमें नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि नेपोलियन खुद जो है वो एक ऐसी फैमिली से था, बिलोंग करता था, जिस फैमिली को कोई सुविधाएं उसको फैसिलिटीज कुछ नहीं मिली, लेकिन उसने अपने दम पे अपनी खुद की स्किल्स और खुद की इंटेलिजेंसी से ये पोस्ट पाई फ्रांस में। इसीलिए वो चाहता था कि किसी को भी ये सब चीजें नहीं मिले। सेकंड था एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसने ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी होता है। उसने इक्वलिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कि वहां पर स्थापित किया। क्या स्थापित कर दिया? कि सभी लोग, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या फिर कोई नॉर्मल सिटीजन हो, उन सभी को कानून के सामने बराबर कर दिया। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये इंडिया में भी है कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई कॉमन मैन हो, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम उसने किया। तीसरा है एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है बच्चों, फ्यूडल सिस्टम में जो किंग था उसके जो रिलेटिव्स थे, उसके जो नॉन थे, जो खास लोग थे ना, उनको क्या करता था किंग? कुछ रीजन्स जो है, कुछ एरियाज है, कुछ टेरिटरीज उनको दे देता था कि यहाँ का रूलिंग सिस्टम आप चलाइए, यहाँ का टैक्स कलेक्शन है, यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन है, ये आप करिए। तो वहां जो छोटे छोटे एरियाज है उनमें वो लोग ही टैक्स कलेक्शन करते थे, तो उनको कहा जाता था फ्यूडल्स। आपने सामंत वर्ड सुना होगा हिंदी में, सामंत जो थे, इंडिया में सामंत होते थे, इसी तरह सामंत जो है वो फ्यूडल्स होते थे। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोकल रीजन में लोगों के साथ बहुत सारा एक्सप्लोइटेशन करते थे। उस एक्सप्लोइटेशन को खत्म करने के लिए उसने उस फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट है फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। सर्फडम का मतलब है कि जो छोटे किसान है, पीजेंट्स हैं, उन पीजेंट्स को क्या किया जाता था? उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उनकी जो जमीनें हैं, किराए पर जमीन खरीद कर, और वो किराए पर जो है उस पर खेती करते थे, तो उस पर बहुत सारा टैक्स लिया जाता था। दूसरा, उस पर जो रेंट था वो बहुत ज्यादा था।
तो उससे उन्होंने क्या कर दिया, उन पीजेंट्स को फ्री कर दिया कि अब उनको किसी तरह का कोई किराया, कोई ड्यूज नहीं देना है। जैसे हमारे यहाँ पर जो है बॉन्डेड लेबर था कि मजदूर जो है एक बार जो है उसने लोन ले लिया किसी किसान से, किसी बड़े जमींदार से, तो लोन लेने के बाद में उसका जो बेटा है वो लोन पे करता रहता है, उसके बाद उसकी जो पूरी पीढ़ी है वो लोन पे करने में चली जाती है और वो कभी पूरा लोन पे ही नहीं कर पाते। तो इसी तरह की कंडीशंस क्या थी पीजेंट्स के साथ फ्रांस में थी। तो उसने क्या कर दिया, उस सर्फडम और मैनुअल ड्यूज से उनको फ्री कर दिया कि अब आपको कोई देना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहता था वो ये चाहता था कि फ्रांस जो है बहुत इकोनॉमी में और पैसे के मामले में सबसे हाई चला जाए। इसीलिए एक कंट्री जो है, अगर वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो कंट्री डेवलप हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट ही क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो उसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग है, जो बिजनेस है, जो फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और दूसरा उनको जो भी काम करना होता था उससे रिलेटेड, उसमें बहुत आसानी हुई। इसके बाद है टैक्सेशन एंड सेंसरशिप इम्पोज्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसमें क्या होता है कि जो सेंसरशिप और टैक्सेशन है ना, वो गलत काम करने से रोकता है। जो कंट्री है अगर उसमें लोग टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या होगा कि टैक्स पे नहीं करेंगे तो कंट्री का ही लॉस है। इसीलिए उसने क्या किया, टैक्सेशन और सेंसरशिप से क्या हुआ कि वहां के जो लोग हैं उन्हें टैक्स पे करना शुरू किया। कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो है वो उनके सामने आया। तो उस एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हुआ कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है ना, जो कंट्री की जो ग्रोथ है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ। तो इसीलिए उसने सेंसरशिप भी लगाई कि सेंसरशिप से क्या है कि फालतू की चीजें जो सबके सामने थी वो कंट्रोल हुई। लास्ट चीज है मिलिट्री सर्विसेज वर मेड मैंडेटरी। उसने कहा कि जो कंट्री की जो यूथ है, जो युवा है, जो यंग पीपल है, दे शुड ज्वाइन द आर्मी। तो वो चाहता था कि जो कंट्री है वो तभी सबसे बची रह सकती है, सभी कंट्रियों से जो प्रोटेक्शन है उसका तभी होगा जब वहां के यूथ जो है वो हमेशा अपनी कंट्री के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे। तो उसने मैंडेटरी कर दिया कि मिलिट्री सर्विसेज जो है उसको ज्वाइन करना जरूरी है। जरूरी का मतलब है कुछ आपका कंट्रीब्यूशन मिलिट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से होना चाहिए। तो इस तरह से उसने ये सारे चेंजेस किए, और इन सारे चेंजेस से क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो बहुत जल्दी ही ग्रोथ की तरफ बढ़ा। लेकिन ये चीजें बाद में बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इस चीज को डिसलाइक किया, और बाद में नेपोलियन जो है उसको, वाटरलू का बैटल है उसमें उन्होंने उसको हराया। 1815 जो है उसने बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, और वहां पर जो आपका जो किंग्स थे, मोस्टली जो 4 कंट्रीज जिनकी बात करते हैं, ब्रिटेन है, रशिया है, प्रशिया है और ऑस्ट्रिया है, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया, और फिर ये सारे सिस्टम्स उन्होंने वापस से हटा दिए। पर ये जो सिस्टम उसने लगाए थे, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल फ्रांस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रहा। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें अब समझ में आ गई होगी कि ये नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए। दोस्तों इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो अगर ये सारे टॉप पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर आप इनको एक बार याद कर लें, तो डेफिनेटली आपको जो 3 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो आपको वो मार्क्स मतलब आपको वो मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप इनको अच्छे से समझ लीजिए और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर इन पॉइंट्स से आप जो है इजीली 5 नंबर ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। और कैसा मैंने वीडियो बनाया है, क्या कमियां रही हैं, क्या अच्छा आपको क्या लगा इस वीडियो में, कैसे समझ में आया, एक बार कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।